लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। देखिए, एनडीए एक ऐसा गठबंधन है जो सबसे पुराना गठबंधन रहा है और आमतौर पे कभी कोई मुश्किल नहीं आई है। हमने हमेशा ही बड़े भाई के रूप में गठबंधन को भाजपा ने लीड करने की कोशिश की है और कोई भी उस तरह का मुश्किल नहीं आया, क्योंकि हमारे यहाँ जो भी जो निर्णय होते हैं वो ऊपर के लेवल पे हमारे जो शीर्ष नेतृत्व वही करता है। इसलिए कुछ अनर्गल बयान आपको सतह पे दिखाई नहीं देंगे, जिससे कन्फ्यूजन नहीं होता है। और हमारा जो शीर्ष नेतृत्व और दूसरी पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है वो जो डिसीजन लेता है वो आपको समय आने पे पता चल जाएगा। डॉक्टर साहब, एक सवाल होगा, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी में कई बदलाव हो रहे हैं, इधर आप देखें कि सीटों को लेकर जो है पूरा गहमा गहमी बनी हुई है और कई ऐसी सीटें हैं जहां से ये बातें आ रही, चर्चा आ रही कि कई लोगों के टिकट भी कट रहे हैं और कुछ युवाओं को आगे लाने की बात है, कुछ बुद्धिजीवियों को आगे लाने की बात है। खासकर हम बक्सर सीट पर आते हैं। बक्सर सीट से फिलहाल अश्विनी चौबे वहाँ के सांसद हैं, लेकिन वहाँ से भी कई नाम चल रहे हैं, जिसमें आपका भी नाम है, उसके अलावा एक आईपीएस अफसर का नाम आ रहा है, तो कई चर्चाएं हैं। तो हम क्या लगता है आपको कि क्या आप भी चुनाव लड़ेंगे बक्सर से? देखिए, आपका सवाल दो पार्ट में है। पहला तो है कि हमारे वहाँ पे माननीय सांसद जी हैं जो मंत्री भी हैं, तो अभी ये कहना है कि उनका टिकट कट रहा है, ये एक आम सामान्य चर्चा हो सकती है। लेकिन हमारे यहाँ परंपरा है कि जो भी हमारे सांसद होते हैं या मंत्री होते हैं उनके टिकट का डिस्कशन जो होता है वो शीर्ष नेतृत्व करता है और उस पर अभी किसी को इस तरह का वक्तव्य देने का अधिकार नहीं है कि उनका टिकट कट रहा है। नहीं, मैंने टिकट कटने की बात नहीं, मैंने कहा कि युवाओं को बीजेपी हाँ, कोशिश ये कर रही बात है है लाने कि की। अभी जो ट्रेंड देखा गया है कि जो भी स्टेट में चुनाव हुए हैं वहाँ पे युवा मुख्यमंत्री दिए गए हैं, युवा मंत्री दिए गए हैं और ऐसा नहीं कि पुराने को बिल्कुल से नकारा गया है। आप बिहार में ही देखिए, हमारे माननीय प्रेम कुमार जी मंत्री बने हैं। तो एक मिक्सर भाजपा चाहती है कि एक्सपीरियंस्ड और युवाओं का एक समन्वय स्थापित हो, क्योंकि हमारी पार्टी 2047 में एक विकसित भारत का सपना देख रही है। तो हमारा जो प्लान है, हमारे प्रधानमंत्री का जो मोटिव है वो है 2047 तक सोचना और इसके लिए युवा वर्ग का सामने आना जरूरी है। हमारे देश के आप जानते हैं कि युवा मतदाताओं की संख्या बहुत ज़्यादा है और स्वाभाविक है कि वो युवा नेतृत्व से प्रभावित होते हैं। तो इसलिए पार्टी का एक अभी है कि युवा लोगों को भी मौका दिया जाए और उस सीरीज़ में बहुत सारे टिकटों पे ऐसी संभावना बन सकती है। लेकिन ये हमारे नेतृत्व का मामला, शीर्ष नेतृत्व का मामला है, उस पर हम ज़्यादा कुछ नहीं एक कर बड़ा सवाल ये है कि आप आप सीधे सवाल ये है कि क्या आप लोकसभा लड़ना चाहते हैं और वहां से कुछ तैयारी वारी है तो बताइए। देखिए, लोकसभा जो भी राजनीति में जो भी व्यक्ति रहता है उसकी अपनी कुछ इच्छाएं रहती है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं रहती। लेकिन हमारी भाजपा एक अनुशासित पार्टी है और पार्टी के अंदर रह के हम लोग इस तरह का कोई भी व्यक्ति, मैं क्या कोई भी व्यक्ति ऐसा वक्तव्य नहीं देगा कि क्या करना है। बक्सर मेरा लोकसभा सीट है, सब जानते हैं। मैं अपने लोकसभा में कार्य कर रहा हूँ, बहुत दिनों से कार्य कर रहा हूँ और जनता के बीच में जुड़ा हुआ हूँ। एक डॉक्टर होने के नाते बहुत से लोग ऐसे भी आते रहते हैं बक्सर क्षेत्र से और मैं उनसे बातें करते रहता हूँ, उनकी समस्याओं का समाधान करता रहता हूँ। तो एक जुड़ाव बना हुआ है और पार्टी नेतृत्व कभी युवा वर्ग की तलाश करेगी। हमारे जो शीर्ष नेता वहाँ पे हैं उनको मान लीजिए कोई अच्छी दायित्व मिलती है और वहाँ पे परिवर्तन का कोई आसार होता है तो हम लोग की संभावनाएं जरूर बनेंगी और हम भी इच्छा रखते हैं कि वहाँ का लोकसभा चुनाव लड़ने का मौका अगर पार्टी अगर आदेश देती है तो हम जरूर इसका एक्सेप्ट करेंगे। आप अक्सर लोकसभा क्षेत्र से आते हैं, मैंने वहां पर ग्राउंड रिपोर्ट किया है, जनता वहां चौबे जी से काफी नाखुश है। भले केंद्र में मोदी कह रही है, लेकिन वहां की जनता भी चाहती है बदलाव। आप भी क्षेत्र से आते हैं और आप क्षेत्र भ्रमण करते हैं, जनता वहां का नाखुश है। तो कैसे 24 का ये जो लड़ाई है कैसे लड़ेंगे आप लोग? अगर फिर से चौबे जी आते हैं तो जनता बोलती है कि वोट लोटा में हम वोट दे देंगे लेकिन बीजेपी को नहीं देंगे। रूठे जनता को कैसे मनाएंगे आप? कहीं कहीं पे ऐसी शिकायतें आ रही होंगी तो उसको पार्टी देख रही है, उसको दूर करने की कोशिश करेगी और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो अभूतपूर्व कार्य किए हैं वो पूरी देश की जनता जानती है। पूरी देश की जनता प्रधानमंत्री के चेहरे को देख के वोट देती है और क्षेत्रीय मामले भी इम्पॉर्टेंट होते हैं। बक्सर क्षेत्र में कुछ परियोजनाएं थी जो अभी कंप्लीट नहीं हुई, लेकिन अभी आप देखे होंगे 2 दिन पहले बहुत सारी जो योजनाएं थी वो धरातल पे आई हैं।
ये सब देख के जनता क्या हृदय परिवर्तन हो सकता है और जो थोड़ी बहुत असंतोष होगी वो दूर हो जाएगी, ऐसी पूरी संभावना है। और जनता जो है वो भाजपा को बहुत ही बड़े समर्थन के साथ वोट देगी। वहाँ से हमारे ही कैंडिडेट जीतेंगे जो भी लड़े, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी तीसरी दफ़े भारी बहुमत से अब की बार 400 पार का जो हमारा नाता है उसको पूरा करते हुए वो प्रधानमंत्री बनेंगे। एक सवाल है सर, 3 तारीख को तेजस्वी रैली कर रहे हैं, जनविश्वास यात्रा पर है, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 तारीख को बेगूसराय और औरंगाबाद, क्या इसको माना जाए कि ये ताकत प्रदर्शन, या माना जाए शंखनाद, या माना जाए क्योंकि तेजस्वी ने चैलेंज किया है कि 3 की जो रैली होगी वो बेहद ऐतिहासिक होगी, इसको कैसे ले रहे हैं डॉक्टर मनोज? देखिए, राजनीति में सब लोग अपना प्रदर्शन करता है और सबकी प्रयास रहती है कि जनता से जुड़े, लेकिन आप मानते हैं कि जो भी सरकार में है वो जनता के आदेश से ही है, जनता के प्यार और दुलार से ही है। हमारे प्रधानमंत्री जी आज विश्व के जाने माने नेता हैं, उनकी तुलना मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव जी से करना ठीक नहीं है। दोनों अपना अपना काम कर रहे हैं। तो एक प्रधानमंत्री जी हमारे प्रधानमंत्री के चेहरा हैं और तेजस्वी यादव का एमपी का एक सीट भी नहीं है, तो दोनों का तुलना करना ही बेकार है। तो अभी तेजस्वी यादव जी को काफ़ी मेहनत करने की ज़रूरत है, बहुत मेहनत करेंगे तो कहीं कुछ सफलता मिले, लेकिन अभी तक जो हालत दिख रहे हैं वैसे में 40 सीट जो है वो एनडीए गठबंधन को जाने की संभावना है। तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि 17 साल बनाम 17 महीना, 17 साल में भाजपा और जदयू ने उतना काम नहीं किया जितना हमने करके दिखाया है। ये जनता के बीच में जा रहे हैं और हजारों हजार की संख्या में उनके लोग सुनने आ रहे हैं, उनसे मतलब जुड़ रहे हैं। देखिए, ये सब जो मोबिलाइजेशन भी होता है, भीड़ जुटाना एक कला भी आप जानते हैं अच्छी तरह से, तो वो भीड़ हमेशा आकलन नहीं होता है कि वो भीड़ बिल्कुल ही वोट में कन्वर्ट करेगा। तो वोट करने जाने वाले और जो करते हैं, जैसे कि भाजपा के वोटर्स रोड पे आमतौर पे नहीं आते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं ही डॉक्टर्स का चिकित्सा प्रकोष्ठ का ये था, मैं रोड पर अगर कॉल करूँ डॉक्टर्स को तो कभी नहीं आते थे, 2-4 डॉक्टर ही आते थे। इसका मतलब ये नहीं कि चिकित्सकों का समर्थन जो भाजपा को नहीं था। तो उनकी जो हो सकती है कि ये जो मैनेजमेंट है भीड़ जुटाने की, वो टीम लगी होगी, भीड़ जुटा रही होगी। और 17 साल बनाम 17 महीने की जो मैं बात आपको बता रहा हूँ कि ये चीज़ 17 महीना में एक कॉन्सेप्ट आप ला सकते हैं, उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। ये सरकार होती है, ये हमारे घर का मामला नहीं है कि जाओ आज 5 किलो आलू खरीद के लेते हो। तो उसके लिए फ़ंड एलोकेशन होता है, आपको प्लान करना पड़ता है, उस प्लान के लिए फ़ंड को एलोकेट करते हैं, तब जाके वो चीज़ें होती है। ऐसे आप अगर आपको पता है कि हमको यहाँ पे कुछ बोल के भाग जाना है तो अलग बात है, लेकिन अगर आपको ये दिखाना है कि भाई मैं टीचर का बहाली करने वाला हूँ, मैं ये हॉस्पिटल स्टाफ का बहाली करने वाला हूँ, तो इसके लिए मेरे पास में फ़ंड कहाँ से आएगा? तो ये सारी चीज़ें सोचने में समय लगता है। इसका मतलब है कि ये सारे प्लान पहले से एनडीए गवर्नमेंट में किए हुए थे और वो सब फाइनल प्रोसेस में थे, जिसको कि इन्होंने आते ही उसको करने का काम किया। जैसे बैटन रेस में देखते होंगे ना, आखिरी जो दौड़ने वाले होते हैं उन्हीं का नाम होता है, बाकी जो पीछे इतना मेहनत किया उनका नाम नहीं होता। तो 17 महीने में कर लिए ऐसी बात नहीं है। एनडीए गवर्नमेंट ने जो काम पहले से कर रखा था उस चीज़ों को ये आगे उस समय आना शुरू हो गया था। और आप देखे होंगे कि अभी भी बंद नहीं है, अभी भी सारी प्रक्रियाएं चल रही हैं और बहुत सारी बहालियाँ भी होंगी और बहुत सारे नए नए काम भी होंगे। आप कह सकते हैं कि 17 महीने जो एक हर्डल हुआ, जो भी हमारे राज्य, प्रदेश और केंद्र की सम्मिलित जो योजनाएं थी उसमें ज़रूर रुकावट हुई थी, उसको अब द्रुत गति से आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। इसलिए 17 महीने का जो ये स्लोगन लेके चल रहे पूरी तरह से बकवास है। वो पूरे पुराने ही प्रोग्राम थे जिनको उस समय धरातल पे लाने का काम किया गया था, वो नीतीश जी के द्वारा किया गया था। भाजपा ने 3 विधायक कल शामिल हुए, 3 उधर से। तो राजद के सांसद बोल रहे हैं मनोज झा कि पैसे की लेन देन करके भाजपा ये शुरू से करते रही है और सीबीआई ईडी का भी डर दिखाकर अपने नेताओं पे नहीं करती और इनके नेताओं पर, और पैसे का मामला बता रही है, पैसे करोड़ों रुपए में विधायक खरीद रहे भाजपा के लोग, ये सीधे आरोप है भाजपा पर। देखिए, अभी तो जिस तरह का प्रधानमंत्री जी ने काम किया और जब से 370 हटाया उन्होंने, जब से आपका राम मंदिर बना, जब से आप देख रहे विकास की अनेकों परियोजनाएं चल रही हैं, तो विपक्षी खेमे में एकदम से घमासान मचा हुआ है। सब जान रहे हैं कि इस बार वॉश आउट होने वाला है। ऐसे में हर किसी का प्रयास है कि मैं देश के विकास में सहयोग करूं, मैं कोशिश करूं कि प्रधानमंत्री के हाथों को मजबूत करूं, इसलिए लोग ज्वाइन कर रहे हैं। भाजपा हॉर्स ट्रेडिंग में विश्वास नहीं रखती है,
और इस तरह की परंपरा का निर्वाह हमने कभी नहीं किया। हम 2 सीट पे भी थे तब भी ये बातें नहीं करते थे। आज हम मान लीजिए 400 ऊपर की बात कर रहे हैं, तब भी इन सब बातों में हम विश्वास नहीं रखते। अगर उनके पास कोई सबूत है तो उसको सामने लाएं, मीडिया और आप लोग सब हैं उसको दिखाएं कि किस तरह से उन्हीं के विधायक हैं, तो किस तरह से हॉर्स ट्रेडिंग हुई है उसके बारे में उनको बताना चाहिए और उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। लेकिन हम लोग का मानना है कि हमारे प्रधानमंत्री जी और भाजपा और एनडीए की जो सोच है, जो कार्य हो रहे हैं उससे प्रभावित होकर बहुत से लोग चाहते हैं कि हम भाजपा ज्वाइन करें और उन सभी का भाजपा में स्वागत है। अच्छा, ये सर जो तेजस्वी यादव की जन विश्वास यात्रा चल रही है, तो लोकसभा चुनाव में बीजेपी पे इसका कुछ असर पड़ता दिख रहा है क्या? बीजेपी पे कोई असर, वो अपना संगठन मजबूत करने का कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी पे क्या असर पड़ेगा? कुछ वोटर्स तो जो हमारे होते हैं पॉलिसी के अंतर्गत बटे हुए रहते हैं, कुछ स्विंग वोटर्स होते हैं जिनको मोबिलाइज आप कर सकते हैं। लेकिन आज के दिन में प्रधानमंत्री जी का इतना प्रभाव है, मैं बार बार आपको बताऊंगा, उसमें भी जिस तरह से हम लोग 400-500 साल की सांस्कृतिक गुलामी से बाहर आए, हम लोग का श्री राम मंदिर जो बना, हमारी जो विकास की धाराएं बह रही हैं, हमने 370 हटाया, हमने सेना को मजबूत किया, हमने अंतरिक्ष में अपने आयाम नए स्थापित किए, हमने रोजगार की अनेकों योजनाएं शुरू की। ये सब देखिएगा आप, एक बड़ा सा, मतलब मैं सारी बात थोड़ी देर में बता भी नहीं पाऊंगा, इतने सारे काम हुए। हम लोग के मेडिकल फैटर्निटी में पहले एमसीआई थे, जिसको छूने में भी लोग बहुत ही सहम जाते थे, उसको बदल के उन्होंने एनएमसी किया। एम्स 5 ही थे, वो 23 तक पहुंच गए, और भी अनेकों मेडिकल कॉलेज खुल गए, सस्ती दवाइयाँ उपलब्ध हो गई, आपके स्टेंट वगैरह के दाम में उसको रोका गया, उस पर कंट्रोल किया गया। इसके अलावा कैंसर वगैरह की दवाइयाँ में भी कैप्टिव लगाया गया, उसको प्राइस कंट्रोल किया गया। तो आप हर जगह देखिएगा इतने मेडिकल कॉलेज खुल गए हैं। प्रधानमंत्री का भी सपना है कि हर जिला में एक मेडिकल कॉलेज हो। आपने आयुष्मान भारत देखा, मैं जब पढ़ रहा था, जब हम लोग मेडिकल स्टूडेंट थे, तब WHO का एक सपना हुआ करता था कि फलाने साल में मैं पूरा विश्व जो हेल्थ फॉर ऑल हो जाएगा, और वो टारगेट बदलते जाता था। 2005 से 2015 हुआ, 2015 से 20 हुआ, ऐसे बदलते जाता था। किसी को समझ में नहीं आता था कि ये हेल्थ फॉर ऑल कैसे होगा। प्रधानमंत्री जी ने जो योजना लाई आयुष्मान कार्ड की, वो पूरी तरह से इम्प्लीमेंट कर गया कि हेल्थ फॉर ऑल हो गया। जो अमीर होते हैं वो अपनी इलाज कराने में सक्षम है, जो मिडिल क्लास है समाओ वो कर ही लेते हैं इंश्योरेंस वगैरह करा के। लेकिन हमारे गरीब जो हैं वो स्वास्थ्य से, अच्छे स्वास्थ्य सुविधा से महरूम थे, उनको प्रधानमंत्री जी ने मेन स्ट्रीम में लाने का कोशिश किया, क्योंकि उन्होंने ये देखा, उन्होंने रिसर्च कराया कि बीमारी के चलते ही हमारा जो देश है वहाँ से गरीबी दूर नहीं हो पा रही है। एक फैमिली मान लीजिए कमाता है 1.5 लाख रुपया साल में और 2 लाख रुपया खर्चा कर देता है बीमारी में, तो ऐसे में वो कभी भी गरीबी रेखा से ऊपर नहीं आ सकता। इन सारी चीज़ों को तकनीकी रूप से समझने के बाद उन्होंने जो कार्य किए, तो आपने देखा कि किस तरह से 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए। तो हमारे प्रधानमंत्री जी का एक विज़न होता है, एक उनकी लंबी सोच होती है, और उनका प्लानिंग भी उसी तरह से होता है। आज वो बात कर रहे हैं 2047 की, एक विकसित भारत की परिकल्पना पे बात कर रहे हैं, न कि वो छोटी बातें करते हैं। वो हमेशा ही कहते हैं कि बड़े सपने देखो और उसको करने के लिए मेहनत भी करो। वो खुद भी इतना मेहनत करते हैं, दूसरे को भी प्रेरित करते हैं, और हमें पूरा विश्वास है कि जिस तरह से हमारा देश उनके हाथों में मजबूती से आगे बढ़ रहा है, 2047 तक हम लोग विकसित राष्ट्र हो जाएंगे। 2000 अभी कमिंग फाइनेंशियल जो अभी नई सरकार आएगी, उसमें ही हम लोग विश्व की तीसरी आर्थिक व्यवस्था भी होने जा रहे हैं, और सामरिक रूप से भी हम लोग बहुत ही मजबूत होने जा रहे हैं। आज आप विश्व में जो भी भारतीय विश्व के किसी भी हिस्से में रहते हैं, उनसे आप बात कीजिएगा, तो आज का जो एरा है हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी के समय का सबसे ज़्यादा सम्मानजनक एरा है, और हर भारतीय को एक सम्मान मिलता है। आज आप देखिए कि कहीं भी कोई भी फंसा रहता है, आप यूक्रेन में देखिए, हमारे बच्चे इतने फंसे हुए थे वहाँ पे, सारे गार्जियन यहाँ परेशान थे, किसी कंट्री का कुछ वहाँ नहीं चल रहा था। और आप देखिए कितना बड़ा ऐतिहासिक घटना है कि 2 कंट्री के बीच में युद्ध हो रहा है, वो युद्ध विराम किया जाता है। उस युद्ध विराम में सिर्फ भारत ही है जो इवैक्यूएशन करता है, और दूसरे कंट्री के लोग भी जो इवैक्यूएशन कराते हैं वो भारत के थ्रू करा रहे हैं। तो कितनी बड़ी ऐतिहासिक ये घटना है। पहले ये काम अमेरिका करता था या इंग्लैंड करता, तो आज हम लोग कर रहे हैं। वहाँ ही नहीं, सीरिया वगैरह कहीं भी वॉर वगैरह होता है, हमारे जो लोग फंस जाते हैं, तो हम लोग सबसे पहले इवैक्यूएट करते हैं और साथ में दूसरे देश के लोगों को भी बचाते हैं।
पड़ोसी राज्यों से भी हमारे संबंध अच्छे रहे। अभी कोरोना काल में आपने देखा कि किस तरह से प्रधानमंत्री ने देश को संभाला और इस विकट परिस्थिति से देश को बाहर निकाला। कितने आसपास के हमारे जो पड़ोसी मुल्क है वो तो कंगाल हो गए, आप देख ही रहे, लेकिन हमारा देश मजबूती से एक अच्छे जीडीपी के साथ में विकास कर रहा है। और फिर मैं वही कहूँगा कि 2047 तक उन्होंने जो हमें सपने दिखाए हैं वो सपने को ज़रूर पूरा कराएंगे और हमें अभी कमिंग इलेक्शन में उनके हाथ को मजबूत बनाना है और जनता इसके लिए पूरी तरह तैयार है। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।